राइज ऑफ रिबॉर्न क्वीन एपिसोड 11। सब जिधर गोली चली थी उधर देखते हैं तो वहां पर वॉचमैन के सर के बीचों बीच गोली लगी हुई थी और वो वॉचमैन जमीन पर पड़ा हुआ था। सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऐसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जीवा, निधि, अविका और मरिया भी काफी डरी हुई लग रही थी। जीवा उस वॉचमैन को ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर आगे बढ़ने लगती है तो निधि उसका हाथ पकड़ते हुए उससे बोलती है, कहाँ जा रही है तू? तुझे कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर और भी लोग हैं और अगर तुझे कुछ हो गया तो वह जो तेरा मॉन्स्टर है हम लोगों को जीने नहीं देगा, इसलिए तो यही रात बाकी सब लोग आ रहे हैं ना, वहां पर देख। निधि की बात सुनकर जीवा अपना सर उठाकर उधर देखती है तो वह देखती है कि कॉलेज के प्रिंसिपल और वहां के कुछ प्रोफेसर भागते हुए उसी की तरफ आ रहे होते हैं। जब वो लोग जीवा के करीब पहुंच जाते हैं तो प्रिंसिपल जल्दी से उससे बोलता है, मैम आप जल्दी से हमारे साथ चलिए, यहाँ पर रुकना आपके लिए सेफ नहीं है। प्रिंसिपल को इतने तमीज से बात करते हुए देखकर सारे स्टूडेंट हैरानी से जीवा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि प्रिंसिपल किसी भी बिग शॉट के बच्चों से या फिर वीआईपी बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देता है। और आज उसी प्रिंसिपल को किसी न्यू एडमिशन से इस तरह बात करते हुए देखकर सब लोग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जीवा प्रिंसिपल की बात सुनकर थोड़ी देर प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करती है और फिर उससे बोलती है, सर आपको मुझे मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे नाम से मुझे बुला सकते हैं। और अभी की सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी कॉलेज में कोई सेफ जगह है। जीवा की बात सुनकर प्रिंसिपल शर्मिंदा होते हुए उससे बोलता है, आप सही कह रही हैं, लेकिन हम आपको ऐसे कुछ होने नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप इन सब में मत पड़िए, आप पीछे रहिएगा, आप अभी कुछ मत बोलिएगा, मैं जाकर देखता हूँ कि यह लोग कौन हैं। तो जीवा प्रिंसिपल से बोलती है, सर क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? अगर नहीं किया है तो फिर किसी से बोल करके पुलिस से इन्फॉर्म करवाइए, क्योंकि अभी की सिचुएशन देखते हुए यह नहीं लग रहा है कि यह लोग बस ऐसे ही कॉलेज में घुसे होंगे। प्रिंसिपल जीवा की बात सुनकर उसे बड़ी इज्जत के साथ देखने लगता है और फिर उससे बोलता है, मैम आप काफ़ी समझदार हैं, थैंक यू, मैं भी किसी से बोलकर इन्फॉर्म करवा देता हूँ। ऐसा बोलकर प्रिंसिपल अपने पास खड़े पीयू से बोलता है, जल्दी से पुलिस स्टेशन में खबर भिजवाओ। प्रिंसिपल की बात सुनकर पीयू तुरंत ही वहां के कॉरिडोर से होते हुए पिछले दरवाजे की तरफ भाग जाता है। इधर प्रिंसिपल सारे बच्चों को शांत करवाता है और सबको थोड़ा शांत रहने को बोलता है। सिंह एंटरप्राइज सीईओ के केबिन में बैठे हुए रचित अपने फोन की तरफ घूर रहा था और उसके सामने ही अतुल और राघव थे। राघव अतुल के कानों में धीरे से बोलता है, ऐसी क्या बात हो गई जो लेडी बॉस ने सर को बिना कुछ कहे ही फोन स्विच ऑफ कर दिया? क्या वो कॉलेज में जाते ही सबको भूल गई होंगी? राघव की बात सुनकर अतुल उसके कान में धीरे से बोलता है, अगर तुमने अपनी आवाज़ स्लो नहीं की तो तुम्हारा आज जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि भाई पहले से ही गुस्से में हैं। दूसरे पर तुम इतनी जोर जोर से बोल बोल कर उन्हें सुना रहे हो तो समझ लेना आज तुम्हारी खैर नहीं है। रचित जो इन दोनों की बात सुन रहा था वह अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए उनसे कुछ बोलने वाला होता है कि तभी राघव का फोन जोर जोर से बजने लगता है, जिसे सुनकर रचित गुस्से में चेयर से उठते हुए राघव से बोलता है, अगर तुमने अभी के अभी फोन नहीं कट किया तो समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी नहीं है और तुम कहीं और ढूंढ लेना दूसरी जॉब, समझ लिए। अपने बॉस की ऐसी धमकी सुनकर राघव डरते हुए बिना देखे ही फोन कट करके साइलेंट करके अपने फोन को जेब में रख लेता है। तो रचित चेयर पर वापस बैठते हुए कुछ सोचकर अतुल और राघव की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है, ऐसी क्या बात हुई जो उसने फोन बिना कुछ बात किए ही स्विच ऑफ कर दिया? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और रचित के बिना बोले ही अजय जल्दी से दौड़ते हुए रचित के पास आता है और हाफते हुए रचित से बोलता है, सर वो लेडी बॉस। रचित पहले तो अजय के ऐसे अचानक दौड़ते हुए आ जाने से समझ नहीं पा रहा था और उसके ये बोल देने पर कि लेडी बॉस, रचित के कान खड़े हो गए और वो जल्दी से अजय की तरफ देखते हुए उससे बोला, क्या हुआ है बताओ, मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना कॉलेज में? क्या जीवा के साथ किसी ने बदतमीजी की या फिर उसकी किसी ने नागिन की? बताओ मुझे जल्दी। अजय कुछ नहीं बोलता है और अपना टैबलेट रचित के सामने कर देता है। रचित उस टैबलेट में देखता है जिसमें न्यूज़ आ रही होती है। न्यूज़ में न्यूज़ एंकर बोल रही होती हैं, अभी अभी सूत्रों के मुताबिक हम लोग को पता चला है कि जय हिंद कॉलेज में आतंकवादी घुस आए हैं
और यही नहीं, उन लोगों ने आते ही 4 लोगों की जान ले ली है। बड़ी ही निर्दयता से हमारी सरकार उनसे बात करने की कोशिश में है। टैबलेट में न्यूज़ एंकर की बात सुनते ही रचित के हाथों से टैबलेट छूटकर टेबल पर गिर जाता है। अतुल जल्दी से भागकर अपने भाई के पास आता है और उस टैबलेट को उठाकर देखता है। न्यूज़ को सुनकर उसके भी चेहरे का रंग काला पड़ गया था। अतुल जल्दी से रचित को होश लाते हुए बोलता है, भाई भाई आप सुन तो रहे हो ना। फिर रचित को हिलाते हुए उससे बोलता है, भाई बेबी डॉल को हमारी ज़रूरत है, चलो हमें अभी चलना होगा, चलकर हमें उसे बचाना होगा, चलिए। अतुल के इतना बोलते ही रचित होश में आता है और अपना फ़ोन लेकर राघव से बोलता है, कुछ भी करो जीवा को एक में खरोच आनी नहीं चाहिए, चलो जल्दी। सब लोग जल्दी से सिंह इंटरप्राइज के बाहर आते हैं और कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। चारों पीछे मुड़कर देखते हैं, एक न्यू रोल्स रॉयल कार फौरन बजाते हुए वहां पर खड़ी थी। रोनित के साथ वाला लड़का अपनी आंखें मिचते हुए बोलता है, अरे यार यह किसकी कार है, इतनी लग्जरियस, इसका ओनर कौन है, उसे तो देखिए हम। उनमें से दूसरा लड़का बोलता है, होगा कोई इसका ओनर, वैसे भी लग रहा है कोई बिग शॉट है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि वो कार कैंपस की तरफ बढ़ जाती है और पार्किंग में जाकर के रुकती है। कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट की नज़र भी उस कार पर पड़ जाती है और वो लोग भीड़ इकट्ठा कर कर उस कार की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में बिग शॉट के बच्चे ही अपने कार कोला करके उस बीआरटी पार्किंग एरिया में पार्क करते थे। इसलिए सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे कि अभी कौन से बिग शॉट का बच्चा इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया है। ड्राइवर कार से बाहर आता है और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कार का दरवाजा खोलता है। कार से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की ने वाइट कलर की कुर्ती विद जीन्स पहन रखी थी, एक पिंक कलर का बैग भी कैरी कर रखा था। आंखें बड़ी बड़ी, पलकें उसकी ब्राउनीज और होंठ पूरे गुलाबी, बिना किसी मेकअप के भी वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। कॉलेज के सारे लड़के उसको देख करके उस पर फिदा हो गए थे और यही हाल रोनित आहूजा का भी था। जब से वो लड़की कार से नीचे उतरी थी तब से रोनित आहूजा उसे देखे जा रहा था। वो लड़की इतनी भीड़ देखकर कुछ नहीं कहती है और ड्राइवर से बोलती है, काका अभी आप जाइए, मैं चली जाऊंगी क्लास में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइवर अपना सर नीचे करके उससे बोलता है, मैडम रचित सर ने हमें बोला था कि आपको आपके क्लास तक छोड़ कर आओ और आपको आपकी क्लास भी दिखा दूँ, इसलिए आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ क्लास तक। ड्राइवर की बात सुनकर जीवा ड्राइवर से बोलती है, काका आप जाए, मैंने बोला ना, मैं जाकर के प्रिंसिपल से मिल भी लूंगी और अपने क्लास वीडियो लूंगी, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है आप जाएं। जीवा की बात सुनकर ड्राइवर को वहां से जाना पड़ता है। वो कार को रिवर्स करके कॉलेज के गार्डन से बाहर निकल जाता है। तो जीवा खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये चिट्ठी ना, मैंने उनको बोला था कि मुझे इस इतनी महंगी लग्जरियस कार में कॉलेज नहीं जाना है, लेकिन उनको क्या था, उन्हें तो मुझे सेफ्टी कॉलेज भेजना था। हद करते हैं कभी कभी। जीवा अपने में ही बात करते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगी। थोड़ी दूर चली होगी तभी पीछे से उसे किसी ने पुकारा। जीवा खुद को पुकारे जाने से जीवा पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड अविका और निधि उसी की तरफ आ रही होती हैं। उन दोनों को देखकर जीवा मुस्कुराते हुए उनके पास आ जाती है और उन दोनों से पूछती है, जहां तक मुझे याद है तुम दोनों ने तो मुझे बोला था कि तुम दोनों इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो फिर अभी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जीवा की बात सुनकर अविका और निधि झेपते हुए उससे बोलते हैं, यार तू ही ना, हमारी फीस रचित सर ने भर दी है। फिर निधि जीवा को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, फिर हम आगे चल कर के उनको उनका पैसा वापस लौटा देंगे, अभी हमारे स्टडी का खर्चा वही देंगे। दोनों की बात सुनकर जीवा मुस्कुराते हुए उनसे बोलती है, हाथों जब मैंने तुम दोनों को बोला था तो तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं मान रही थी, और तुम अभी रचित सर का कुछ ज़्यादा ही गुणगान नहीं कर रही हो। जीवा की बात सुनकर दोनों मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कैंटीन के अंदर जाते हुए बोलती हैं, अरे मेरी जान, अपने ही जान से जलेस हो रही हो, क्या बात है। दोनों मिलकर जीवा को छेड़ने लगती हैं तो जीवा उन दोनों को घूरते हुए बोलती है, तुम लोग उसकी तरह तारीफ करोगे या मेरी, तुम लोग मेरे फ्रेंड हो या मेरे दुश्मन हो। तो अविका जीवा के बात का जवाब देते हुए बोलती है, हम तो तेरी तरफ हैं, बस हम तो अपने होने वाले जीजा जी के बारे में उनकी तारीफ कर रहे थे। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी हैं कि अपने जीजू के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं। दोनों की बात सुनकर जीवा का गाल पूरा लाल हो जाता है
और वो दोनों के पेट पर घुसा मारते हुए बोलती है, तुम दोनों कभी सुधर नहीं सकती हो। तो अविका और निधि दोनों एक साथ बोलती हैं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान कि हम सुधर जाएं। फिर तीनों एक साथ हंसने लगती हैं, हा 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 हा। तीनों कॉलेज के कैंटीन में आती हैं और साइड में एक टेबल देखकर उस टेबल पर बैठ जाती हैं। निधि जाकर के ऑर्डर दे करके आती है तो जीवा उससे बोलती है, मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऑर्डर मत करना, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। जीवा की बात सुनकर दोनों उसकी तरफ देखती हैं और एक साथ बोलती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो तुम्हें बड़े प्यार से कोई अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाता होगा क्यों। जीवा इरिटेट होकर अपना सर नाम हिलाते हुए बोलती है, तुम लोग सच में कभी सुधर नहीं सकते हो। तभी जीवा के फोन का नोटिफिकेशन बजता है। जीवा अपने पर्स से फोन निकालती है और उसमें चेक करती है तो उसमें रचित का मैसेज होता है जो इस तरह लिखा हुआ था, रचित के मैसेज में, तुम आराम से कॉलेज पहुंच गई हो ना, मैंने प्रिंसिपल से बात कर लिया है, तुम जाकर के एक बार उनसे मिल लेना या फिर अपनी क्लास चली जाना, वह तुमसे आकर के क्लास में मिल लेंगे। आज शाम को जब कॉलेज की छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना, बाय। रचित जीवा फोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है तो अविका और निधि उसे छेड़ते हुए बोलते हैं, ओए होए क्या बात है, अब तो फोन में भी देखकर ऐसे शर्माया जा रहा हो जैसे सामने ही वह शख्स बैठा हुआ हो, वैसे हमें भी बताओ जरा किसका मैसेज है। जीवा उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए उनसे बोलती है, चलो अब क्लास भी ढूंढनी है हमें, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस कॉलेज में न्यू हैं और आज हमारा पहला दिन है, चलो। ये की बात सुनकर दोनों उठकर उसके साथ बाहर निकल आती हैं। कैंटीन से तीनों बॉय बोर्ड से पूछकर अपने क्लास की तरफ चली आती हैं तो देखती हैं कि कुछ लड़के एक लड़की की रैगिंग कर रहे थे। वो लड़की एक ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। वो लड़की दिखने में काफी कमजोर लग रही थी। वो लड़का आता है और उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, मेरा नाम विक्की है, तुम मुझे सीनियर बुला सकती हो, बाय द वे तुम मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, चलो बताओ सब। विकी की बात सुनकर जो लड़की डरी सहमी वहां खड़ी थी वह हकलाते हुए बोलती है, मेरा नाम मारिया है, मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही थी और अभी स्कॉलरशिप की वजह से इस कॉलेज में आई हूँ। मारिया की बात सुनकर विकी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, बट बेबी तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि यहाँ पर रिच फैमिली और बिग शॉट के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारी जैसी गरीब फैमिली से बिलोंग करने वालों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। विकी की बात सुनकर मारिया अपना सर नीचे कर लेती है और उसको कोई जवाब नहीं देती है तो विकी फिर से उसके एकदम पास आते हुए बोलता है, हे बेबी डोंट वरी, अगर तुम मुझे खुश कर देती हो तो फिर तुम इस कॉलेज में रह सकती हो, तुम दिखने में इतने की बुरी नहीं जो तुम्हारा फिगर कमाल का है। विकी फिर मारिया का हाथ पकड़ते हुए उसे एक कॉरिडोर की तरफ ले जाने लगता है। मारिया रोते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो मेरा हाथ, या क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो नहीं तो मैं जाकर के प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी, छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे साथ में मैं तुमको नहीं जानती हूँ। मारिया की आवाज़ तेज थी तो सारे स्टूडेंट की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है और स्टूडेंट उनके पास भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। अविका, जीवा और निधि भी आगे आ जाती हैं भीड़ से। जब मारिया के इतना बोलने पर भी विकी उसका हाथ नहीं छोड़ता तो मारे उसे धक्का देती है और उसके फेस पर एक थप्पड़ मार देती है जिससे उसका हाथ विक्की के हाथों से छूट जाता है और विकी जाकर के फर्श पर गिर जाता है। विकी के ऐसे गिरते ही उसके दोनों दोस्त जल्दी से भाग करके उसके पास आते हैं और विक्की को उठाते हुए मारिया की तरफ देखते हुए उसके फेस को अपने हाथ में लेकर और तेजी से दबाते हुए एक लड़का बोलता है, तू 2 कौड़ी की लड़की को थप्पड़ मारेगी, हमारे फ्रेंड को थप्पड़ मारेगी, तेरी औकात क्या है, आज मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है। ऐसा बोलकर वो लड़का अपना बेल्ट निकालता है और मारिया के ऊपर चला देता है। मारिया को वो बेल्ट लगती उससे पहले ही कोई बीच में आकर के अपने हाथों से वो बेल्ट पकड़ लेता है। बेल्ट को ऐसे पकड़े जाने पर वो लड़का और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सामने की तरफ देखता है तो वहां जीवा गुस्से में उसे घूरते हुए देख रही थी। जीवा उस लड़के के हाथों से बेल्ट छीनते हुए उससे बोलती है, एक कमजोर लड़की पर बेल्ट उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? और क्या बोला तुमने अभी, इसकी औकात कितनी है? मुझे तो लगता है तुम्हारी औकात गली के आवारा कुत्ते से भी बदतर है। पहले खुद की औकात देखो फिर दूसरे की औकात देखने आना, समझ गए, जाओ यहाँ से।
जीवा की ऐसी बात सुनकर लड़का और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जीवा से कुछ बोल रही वाला होता है। तभी एक थप्पड़ उस लड़के के फेस पर लगता है और वो लड़का सामने की तरफ देखता है तो पाता है वहां पर रोनित खड़ा होता है। रोनित उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए उससे बोलता है, ये तू अभी क्या कर रहा था? चल लड़की को सॉरी बोल, और हाँ आइंदा दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो लड़का कुछ बोलने वाला होता है तो रोनित उसे आंख मारते हुए जीवा की तरफ इशारा करता है। तो वो लड़का कुछ सोचते हुए मारिया के पास आकर उससे बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मारिया अपना सर हिला के उस लड़के को जाने के लिए बोल देती है तो रोनित जीवा के सामने आते हुए उससे बोलता है, सॉरी, यह मेरा फ्रेंड है और इसको आदत है ऐसे नहीं लड़कियों और लड़कों का रैगिंग करना, पर आगे से ऐसा ही कभी भी नहीं करेगा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जीवा रोनित की तरफ देखती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे फ्रेंड को बोल देना कि आइंदा से वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट की रैगिंग ना करे। तो रोनित जल्दी से कहता है, हाँ आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, आई एम सॉरी। हाँ। रोनित कुछ और बोलता उससे पहले ही निधि आकर के जीवा से बोलती है, चल क्लास स्टार्ट होने वाली है, आज हमारा पहला दिन है क्लास का, वैसे भी हम 2 दिन लेट हो गए हैं क्लास में आने के लिए, तो चल। निधि की बात सुनकर जीवा उसके साथ चली जाती है और अपने साथ में मारिया को भी लेकर जाती है। तभी बाहर गार्डन में जोरदार धमाका होता है। जीवा और बाकी सब स्टूडेंट भाग कर के गार्डन में आते हैं तो देखते हैं कि कुछ 20-25 लोगों ने पूरे गेट और कॉलेज को घेर रखा था। तभी जीवा का फोन रिंग करने लगता है। जीवा फोन उठाते उससे पहले ही ऑटोमेटिक फोन का नेटवर्क गायब हो गया। जीवा जल्दी से निधि से बोलती है, तेरा फोन देना मुझे। निधि उसको अपना फोन देती है तो जीवा देखती है कि उसके भी फोन में नेटवर्क गायब था। जीवा उन लोगों से कुछ कहते हैं, उससे पहले ही गोली चलने की आवाज आती है। तो किसने चलाई है गोली और किसको लगेगी है गोली? सब लोग खाके अपने अपने रूम में चले गए सोने। जीराश भी अपने रूम में आ गया और अपना लैपटॉप लेके बैठ गया और कुछ करने लगा। थोड़ी देर में रचित ने जो लॉकेट दिया था वो चमकने लगा। दूसरी ओर रचित के गले का लॉकेट चमक गया। वो ये देखकर मुस्कुराने लगा। फिर जीवा के पास आते हुए बोला, जान तुम अपने पति पर ध्यान नहीं देती हो। उसकी बात सुन जीवा उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, अच्छा जी, तो कैसे रखे आपका ख्याल बताएं आप हमें। तो रचित उसकी कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठ पर किस करते हुए, ऐसे करो। तो जीवा हंसते हुए अच्छा वो कुछ और कहती। रचित उसको बेड पर लिटा कर किस उसके ऊपर आके किस करने लगा। रचित के हाथ जीवा के पूरे शरीर पर चलने लगे। फिर वो उसके होठ को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा। अब जीवा रचित के सामने बस एक ब्रा और पैंटी में थी। रचित ने वो भी निकाल दिया और अपने कपड़े उतारकर जीवा के ऊपर आके उसको किस करने लगा और उसकी बैली को अपने हाथों से सहलाने लगा। फिर अपना पार्ट उसके बैली में इंटर कर दिया और ऊपर नीचे होने लगा। जीवा की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। करीब 3 घंटे तक रोमांस करने के बाद दोनों सो गए। उधर मुंबई के एक घर में एक लड़की एक लड़के से बोल रही थी कि आरुष कुछ भी करके उसको जीने नहीं दूंगी। उसके पति ने जो किया है ना, उसका बदला मैं उसी से लूंगी। आरुष पास आके उसे पीछे से पकड़ते हुए, बेबी अभी उसके बारे में मत सोचो और अपना मूड खराब मत करो, जस्ट एंजॉय। और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके चेस्ट को अपने MUH में लेके सक करने लगा। और सोनाली ने जो छोटी सी हॉट नाइटी पहनी थी उसे निकाल कर नीचे फेंक दिया और अपना पेंट उतार कर सोनाली को किस करने लगा और एक झटके में उसके बैली में इंटर हुआ। तो सोनाली बोली, धीरे बेबी। तो सोनाली की बात सुन आरुष ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे पीठ की तरफ किया और पीछे से डाल दिया। फिर और जोर जोर से आगे पीछे करके हिलाने लगा और फिर वही के सोफे पर लिटा कर सोलोनी के ऊपर आके उसके दोनों निपल को बारी बारी से काटने लगा। फिर झटके से अंदर समा गया और अंदर बाहर होने लगा। थोड़ी देर में सब खत्म हुआ तो आरुष बोला, बेबी कैसे भी करके तुम उस लड़की को हमारे रास्ते से हटाओ। तो सलोनी बिना किसी कपड़े के उसके गोद में बैठती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए, बेबी अभी जो हम कर रहे थे वो करे और बाकी का कल देख के। और उसके ऊपर बैठे ही आरुष के पार्ट को अपने अंदर ले लिया। फिर दोनों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। इधर सिंह विला में रचित को फिर से रोमांस का बुखार चढ़ गया था और वो आधी रात में जीवा के ऊपर आके उसे किस करना और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा, जिससे जीवा की आंख खुल गई। तो रचित ने अपने पार्ट को उसके बैली में डाल दिया और हिलाने लगा। सुबह के 4 बजे तक रचित वही सब करता रहा, फिर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग
रचित की आंख खुली तो उसने देखा उसकी वाइफ उसके ऊपर सो रही थी। उसने जीवा को साइड किया और खुद का लोअर टी शर्ट पहनकर जिम चला गया। 1.5 घंटे बाद जिम करके वापस आया और फिर बाथरूम में नहाने चला गया। अब तक सुबह के 10 बजे बज चुके थे और जीवा को जगाने लगा। जीवा उठी और फिर से सोने के लिए बाथरूम में चली गई। फिर जब वो नीचे आई तो देखा कि जीराश पढ़ने के लिए स्कूल चला गया था। फिर वहां करके अपना ब्रेकफास्ट की रचित के साथ में अपने रचित से कहा, आज हम लोग जा रहे हैं ना इवनिंग में। रचित बोला, हाँ जान जा रहा है। फिर रचित स्टडी रूम पर चला गया और अपना काम करने लगा। थोड़े समय बाद अतुल जीराश को स्कूल से लेकर आया। जीवा जीराश को देखकर बोली, गोलू तुम जाकर के अपने कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। जीराश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने रूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद जीराश नीचे आया तो जीवा ने उसे खाने को दिया। फिर जीवा बोली, सब लोग तैयार हो जाओ, हमें इवनिंग में निकलना है। सपनों ने अपना सर हाँ में हिलाया तो जीवा अजय से बोली, अजय तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? अजय, जी भाभी ठीक है। थोड़ी देर बाद ही सब लोग आ गए थे। राघव ने आगे आकर का सब कुछ तैयारी हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। तो जीवा बोली, राघव क्या तुमने वहां का घर साफ करवा दिया है? तो राघव बोला, जी मैडम सारी तैयारी हो गई है। रचित आया और बोला, अब चलना चाहिए, चलो। गाड़ियों का काफिला चल पड़ा। एक कार में रचित, जीवा, जीराश और राघव, दूसरी कार में अजय, अतुल और समीर थे। करीब 2 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद गाड़ी एक पहाड़ी वाले इलाके में पहुंची तो जीवा वहां का नजारा देख कर के बोली, वाओ यहाँ तो बहुत अच्छा है। जीवा को इतना खुश देख के रचित मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर चलने के बाद कार एक घर के सामने आके रुके। पूरा घर जल्दी से नीचे उतर कर कार का गेट का दरवाजा खोला। सारे बॉडीगार्ड में जल्दी जल्दी अपने अपनी गाड़ियों से उतर गए। रचित जीवा से कहते हुए, पहले जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो मैं और समीर और अतुल ही होते थे, अब तुम लोग भी हो? जीराश रचित से पूछते हुए, डैड यहाँ कोई कंप्यूटर सिस्टम का गेम है? तो समीर और अतुल हंसते हुए आगे आते हुए कहते हैं, बेटा यहाँ पर सारा गेम कंप्यूटर सिस्टम का ही है क्योंकि तुम्हारे डैड को वही पसंद है। उसकी बात सुनकर के जीवा रचित से, क्या बात है, सच में क्या? तो रचित उन दोनों की तरफ घूरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर चलो, चलते हैं। सब अंदर आते हैं तो राघव बॉडीगार्ड से कहता है, सिक्योरिटी टाइट रखना और कोई भी इधर ना आए। बॉडीगार्ड कहते हैं, जी सर वैसा ही करेंगे। इधर सोनाली का फोन मिलता है और वो फोन उठाती है और कहती है, क्या हुआ, क्या खबर है? मैडम आज पूरा परिवार बाहर आया हुआ है टाउनशिप पर, वहां पर रचित सिंह का घर है, वो पहाड़ी इलाके में आता है। वो लोग आज पूरे परिवार के साथ वहीं पर गए हुए हैं। वो लड़की भी जिसकी आपने फोटो भेजी थी वह भी उन्हीं के साथ में थी। तो सोनाली कहते हैं, ठीक है। आदमी कहता है, मैडम पैसे? तो सोनाली कहती है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जी मैडम ठीक है। आदमी फोन रख देता है। सोनाली आरुष से कहती है, बेबी आप चलते हैं इस लड़की काम तमाम करने। तो आराम से कहता है, बेबी ठीक है लेकिन नरका में बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो सोनाली अपना सर हाँ हिला देती है और दोनों आरुष की कार से निकल जाते हैं। इधर जीवा ने पूरी पिकनिक से तैयारी कर ली थी। बोलू घर में बने गार्डन जो घर पर थोड़ी दूर पर था वहां पर गए। जीवा ने मेट बिछाया तो रचित और सब उसकी मदद करने लगे। जीराश अपने छोटे छोटे हाथों में टोकरा उठाकर लेकर आया और बोला, मॉम ये कहाँ रखूं? उसके हाथ में टोकरा देख के जीवा में मुस्कुराते हुए उसके हाथ से टोकरी लेते हुए बोली, गोलू तुम रहने दो करने के लिए। रचित उन दोनों के पास आकर के बोला, क्या बात हो रही है माँ बेटे में? तो जीराश रचित की तरफ अपना फेस करके, ये पर्सनल बात है डैड। जीवा उसकी बात सुन हंसने लगी। फिर थोड़ी देर वो लोग खेलने लगे। जीराश थक गया था और आकर के मेट पर बैठ जाता है। इधर रचित और जीवा बच्चों की तरह एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। रचित भागे जा रहा था, जीवा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जो दौड़ रही थी और सब लोग बैठकर उन दोनों को देख रहे थे। जब रचित ने देखा कि जीवा थक गई है तो वह रुक गया। फिर दोनों वापस आने लगे सबके पास। वो दोनों एकदम पहाड़ी के पास खड़े थे। तभी रचित ने कुछ देखा और जीवा को खुद के पीछे कर दिया और उसको उसके आगे आ गया, जिससे रचित के सीने में एक गोली लगी। जीवा जोर से चिल्लाई। रचित सारे बॉडीगार्ड ने उधर देखा जहां सोनाली और आरुषि भाग रहे थे। कुछ बॉडीगार्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया। इधर जीवा रचित के और बढ़ने लगे लेकिन उसके पास पहुंच पाती कि इससे पहले रचित खाई में गिर जाता है। रचित को खाई में गिरता देख जीवा की जान अटक जाती है। शिवा खाई की तरफ भागने लगती है। सब लोग जीवा की तरफ आते हैं और समीर जीवा को पकड़ लेता है। जीराज भी बहुत घबरा गया था और वो जीवा के पास भागकर अपनी माँ के पास आया और बोला, मॉम जीवा उसकी तरफ देखे। उसे अपने गले से लगा करके जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे जाना है। तो रचित नीचे गिर गया है, मुझे जाने दो उसको। ऐसा देखकर जीराश भी बहुत परेशान हो गया। जीवा बोलती है, रचित रचित आप कहाँ चले गए? रचित वापस आ जाइए,
देखिए वापस आ जाइए, मुझसे मजाक मत करिए। और रोने लगी। समीर उसे समझा रहा था पर जीवा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस रोए जा रही थी। करीब 3 घंटे बीत गए थे और अभी तक रचित का कुछ पता नहीं चला था और अब उसकी फैमिली भी आ गई थी। दादा दादी जी बहुत परेशान थे, बुआ जी और सोनम जीवा को ताने मारे जा रहे थे, कैसी लड़की है, मैंने पहले ही कहा था भाभी की शादी मत करवाओ, लेकिन राजी तो इसके पीछे पागल था, अब देखो खा गई ना हमारे रचित को। जीराश उनकी बात सुनकर के बोलता है, मेरी मॉम को कुछ मत बोलिए, समझी आप एसपी, मेरे डैड को कुछ नहीं होगा और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। अब जीवा की हालत और खराब हो रही थी। पूरी रात रचित का कुछ पता नहीं चला, पूरे घर में एसबी परेशान थे, पर बुआ सोनम और रचित की सौतेली माँ के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दादी ने सबको आज रचित के बिला में रोक दिया था। जीवा को कोई होश नहीं था, वो अपने रूम में रचित के फोटो के सामने बैठी रो रही थी। उधर जीराश सबको ऑर्डर दे रहा था कि डैड को ढूंढो, उन्होंने बताया था कि इस लॉकेट से कुछ कनेक्शन है डैड से, अगर उनको कुछ भी होगा तो ये लॉकेट अपने आप टूट जाएगा, जाओ ढूंढो। तो अजय बोला, सर कुछ बॉडीगार्ड यहाँ रहेंगे भाभी और आपके लिए, हम अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। समीर बोला, ठीक है अभी हमें निकलना चाहिए हमें। अजय, समीर, राघव, अतुल निकल गए रचित को ढूंढने। इधर सब लोगों ने खाना खा लिया था तो दादी ने पूछा मेड से, जीवा ने खाना खाया, तो वो बोली नहीं मैडम, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ना आए। फिर उनको जीराश आते हुए दिखा आया और बोला खाने की प्लेट लाइए, मेड जल्दी से जाके ले आई। फिर जीराश वहां से चला गया जीवा की कमरे की ओर। उसको देख के दादी बोली, बिल्कुल अपने बाप पर गया है ये तो। दादाजी बोले, हाँ भगवान ना करे कि रचित को कुछ हो, नहीं तो जीराश को ही सब संभालना होगा। फिर दोनों चले गए अपने रूम में तो सोनम पिलर के पीछे से निकलकर बाहर आए और बोली, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं इस बचत के बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी खत्म करना ही पड़ेगा। अभी यह मेरे रास्ते में आ रहा है, पहले उसका बाप आता था फिर यह आने लगा है। फिर वह गुस्से में अपने रूम में गई और बुआ जी और आपकी माँ को अपने कमरे में बुलाया और बोली, हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये रचित चला गया, लेकिन इसके जो बीवी बच्चे हैं वह हमें जीने नहीं देंगे। तीनों ने कुछ प्लान बनाया और पूरी ठीक है, सब कुछ हो जाने दो। उसके बाद तीनों अपने अपने रूम में चले गए। इधर जीराश खाना लेकर जीवा के रूम में आया और बोला, मामा खाना खा लो, नहीं तो डैड आएंगे, मुझे बोलेंगे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। उसकी बात सुन जीवा रोते हुए कहती है, क्या वो सच में आएंगे गोलू? तो जीराश कहता है, मॉम कैसी बातें कर रही हो, डैड आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो जीवा कुछ सोच कर कि उसको भी खिलाती और खुद भी खाने लगती है। दोनों खाना खाए रहे थे तभी उनको केरोसिन तेल की महक आती है तो जीवा उठते हुए, गोलू यह महक कहाँ से आ रही है? तो जीराश की नज़र अपने दरवाजे पर जाती है तो वो इशारा करते, मॉम उधर देखो, कोई केरोसिन डाल रहा है। जीवा उधर देखती जहां से केरोसिन आ रहा था। फिर जीवा कुछ सोचते हुए जल्दी से जीराश को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, लगता है किसी ने हम लोगों को मारने के लिए किया है। गोलू चल यहाँ से, हमें भागना होगा, नहीं तो हम यहाँ फंसकर रह जाएंगे। फिर जीवा खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की खोलती तो खिड़की नहीं खुलती है। जीवा को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि कोई ना कोई जरूर उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। ये कहती है, गोलू खिड़की तो नहीं खुल रही है, क्या करें हम? जीराश कहता है, मम्मा चलो, मुझे डैड ने सिगरेट रास्ता बताया है मुझे। तो जीवा उससे पूछती है, कब बताया तुमको? तो वो बोला, मॉम अभी यह सब बात करने का टाइम नहीं है, चलिए हम निकलते हैं हम लोग यहाँ। फिर जीराश अपना हाथ आगे करके बाथरूम की साइड वाली फोटो हटा देता है और वहाँ एक पासवर्ड डालता है तो वहाँ की थोड़ी दीवार हट जाती है और वह दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। इधर कमरे में पूरी तरह से आग लग चुकी थी और वह ज्यादा बढ़ती कि समीर, राघव, अतुल और अजय आ गए थे। जीवा के कमरे में आग लगी थी। एक समीर बहुत घबरा जाता है और जल्दी जल्दी आग को बुझाने लगता है। पूरी फैमिली भी आ जाती है और फिर रजित की सौतेली माँ झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, कैसा कैसा दिन देखना पड़ता है, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इधर जीवा और उसका बच्चा दोनों आधे घंटे से लगातार चल रहे थे। उस गुफा में थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक मोड़ पर पहुंच जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहां एक बस्ती होती है, वहां पर कम से कम 50 घर होंगे। जीवा जीराश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, घबराओ मत, डैड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। इतना बोलते बोलते है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीराश कहता है, चलो
चलते हैं यहाँ से। दोनों थोड़ी दूर चले गए। उस बस्ती में आते हैं। जीवा को एक पुल के नीचे थोड़ी सी जगह दिखती है, तो जीवा अपने बेटे को लेकर के वहाँ जाकर के बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करूँ मैं। अगर मैंने पहले ही सोनाली से अपना बदला ले लिया होता तो मुझे आज दिन में नहीं देखना पड़ता। रचित मेरे साथ होता, उसको कुछ नहीं होता। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं मेरे बच्चे को लेके। हे महादेव, आपने दूसरी जिंदगी दे दी मुझे, अब आप ही हो और मेरे पति को सही सलामत मेरे पास वापस भेज दो। मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। फिर वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और जीवा और जीराश को देखते हुए कहती, अरे बेटी क्या हुआ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हो। तो जीवा उस औरत से कहती है, जी दादी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे बेटा कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे वहाँ एक कमरा खाली है, तुमको भाड़े पर दे दूंगी। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम दे देना, लेकिन अभी तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। चलो। तो जीवा जीराश की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है दादी चलिए। दोनों माँ बेटे उस औरत के साथ उसकी टूटी हुई झोपड़ी के एक कमरे में चले जाते हैं। आग बुझ गई थी और सब लोग अंदर आते हैं। देखते हैं वहाँ कोई नहीं था, सब बहुत परेशान जाते हैं। तो समीर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके कहता है कि जल्दी ढूंढो कहाँ है मेरी बहन। अभी एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है, सर रचित सर का सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद सुनकर समीर जल्दी कहता है, ठीक है चलो जल्दी। राघव समीर निकल जाते हैं रचित के पास। वहां जाकर देखते हैं तो रचित एक चेयर पर बैठा हुआ था और के सीने पर पट्टी लगी हुई थी। उसके आजू बाजू कुछ लोग खड़े थे। अतुल जल्दी से आगे बढ़कर रचित को गले लगा लेता है। तो रचित कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, घर पर बाकी सब ठीक है ना। आपकी बात सुनकर का सबका चेहरा लटक जाता है। क्या हुआ बताओगे कोई। तो राघव उसे सब कुछ बता देता है। तो रचित गुस्से से कहता है, तुम लोग क्या कर रहे थे जो तुम लोग उन दोनों का ख्याल भी नहीं रख सके। और जल्दी से उन आदमियों की तरफ होकर जाता है, पता लगाओ कहाँ है। उनमें से एक आदमी आगे आते हुए और कहता है, जी सर। फिर रचित कहता है, पता लगाओ घर में आग किसने लगाई। उसकी बात सुनकर के राघव कहता है, जी सर मैं अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता हूँ। तो रचित गुस्से में कहता है, कैमरा चेक करो या कुछ भी, मुझे अभी फोटो ला कर दो। तो राघव कहता है, जी सर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।